जीरो माइनस में 10 अल्फ़ा बाय 2 एंड 10 अल्फ़ा बाय 2 एंड 0। ठीक है, ये तो है ए मैट्रिक्स। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो प्रूफ करके दिखाइए कि आई प्लस ए इक्वल होगा आई माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन ठीक लिखा है? ठीक, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आप क्या करने वाले हो, ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम यूज करेंगे, और आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 बाई 2 के ऑर्डर की। ठीक है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल करके दिखानी है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है क्या? आई प्लस ए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास होगी 1 0 0 1, 2 बाई 2 ऑर्डर की, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमारा 2 बाई 2 ऑर्डर का है। तो ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से कितना, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 0। ठीक है, इन दोनों टर्म को हम ऐड करा लेते हैं। जब हम ऐड कराएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, 1 प्लस 0 1, 0 में ये ऐड कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 अल्फ़ा बाय 2, और 0 में 10 अल्फ़ा बाय 2 ऐड कराओगे तो यहाँ पर भी आएगा 10 अल्फ़ा बाय 2, और 1 में 0 ऐड कराओगे तो कितना आएगा, 1। ये आपकी आ गई कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम है नहीं? आई लिख लिया, ए क्वेश्चन में गिवन था, दोनों को ऐड करा दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वाला पार्ट भी सॉल्व करके इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है आई माइनस ए और मल्टीप्लाई में है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, इस तरह से। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई लिखते हैं। आई क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा, इसमें से हमें माइनस करना है ए। ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 0, क्या गिवन है बच्चों, 0 माइनस का 10 अल्फ़ा बाय 2, और यहाँ पर क्या गिवन है, 10 अल्फ़ा बाय 2, और यहाँ पर क्या है, 0। यही है हमारा ए। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, आई माइनस ए। अच्छा, अब इसके साथ जो चल रहा है वो लिख लेते हैं। क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको माइनस करा रहा हूँ, तो 1 में से 0 माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा, 1। 0 में से ये माइनस कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाय 2। 0 में से माइनस कराऊंगा इसको तो ये माइनस का हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाय 2, और 1 में से माइनस कराऊंगा 0 तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके साथ ये जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है ये एज इट इज लिख लेते हैं ऐसे ही, माइनस का साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। जी ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? आई माइनस ए आपने करा लिया, ये मैट्रिक्स बचा, और ये मैट्रिक्स साथ में चल रहा है। अब जब ये मैट्रिक्स आपके सामने आएंगी तो आपको यहाँ पर 10 अल्फ़ा बाई 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्यों ना कॉस एल्फा और साइन एल्फा को भी 10 अल्फ़ा बाई 2 में चेंज कर लूँ? कर सकता हूँ या नहीं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो, हमारे पास बच्चों कॉस एल्फा के फॉर्मूला होता है 10 के टर्म में। क्या होता है? 1 माइनस
टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ये तो कॉस एल्फा का फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास बच्चों साइन एल्फा का भी फॉर्मूला होता है, क्या 2 टेन एल्फा बाय 2 अपॉन में क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाय 2। ये हमारे पास जो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं ना टेन के टर्म में, उन्हीं के ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेट कर रहा हूँ। क्या लेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ कि टेन एल्फा बाई 2 जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लो, जो भी आपके मन में आता हो, एक्स टी वाई जो भी आप मानना चाहते हो। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लो इसको मान लिया क्या, टी मान लिया, ठीक है, या एक्स मानना चाहो एक्स मान लो। चलो मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लिया। अब बच्चों ध्यान से देखना, बड़े आसानी से आप कर पाओगे। ये क्या लिखा हुआ है 1, ये क्या है, उसको क्या माना है आपने, तो क्या लिखोगे यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या लिखोगे 1। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस एल्फा, और कॉस एल्फा दरअसल आपका होता क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। बट टेन एल्फा बाई 2 को तो हमने x माना है, तो क्या हो गया बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यही होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे, ठीक है। साइन एल्फा वाई किसके इक्वल होगा बोलो, यही होगा टू टेन एल्फा बाई 2 है ना, एल्फा बाई 2 तो हमने x मान लिया, तो क्या हो गया बोलो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन फिर हमारे पास साइन एल्फा आया, तो बताओ क्या बनेगा, हाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस एल्फा अगेन क्या बनेगा बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। यहाँ तक समझ आ रही बात। अभी इस बार हम क्या कर रहे हैं, टेन एल्फा बाई 2 को x मान रहे हैं, और कॉस और साइन के जो टेन एल्फा बाई 2 के टर्म में फॉर्मूले होते हैं उनमें भी हम टेन एल्फा बाई 2 की जगह x लिख रहे हैं। अब आप इनकी कैलकुलेशन कराओगे तो आपको कोई फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपने एक बार लगा दिया, अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो यही बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्लस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो कितना आएगा बोलो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, यही बनेगा 2x का। देखो x का मल्टीप्लाई जब इस टर्म में कराओगे तो क्या बना 2x स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये बन गया। अब इसके बाद इस वाली रो का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो बताओ क्या आएगा, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब x का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे होगे, तो जब x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो क्या बन रहा होगा x इंटू में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब अगेन अब इस वाली रो का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो देखो क्या बनेगा, माइनस का x और 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अब 1 का यहाँ पर कराओ तो देखो क्या आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाली रो का इस कॉलम में कराओ तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो क्या आ रहा होगा बताओ, प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा के रख लिया। अब इसके बाद कैलकुलेशन लेकिन आसान हो गई। कैसे, देखो दिखाता हूं। सबसे पहली बात तो ये, इन दोनों का एलसीएम बताओ क्या आ रहा होगा, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा एलसीएम। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, तो इसका मतलब ऊपर भी क्या बच गया 1, तो ऐसे ही ठीक है। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया होगा 1, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इधर देखो ध्यान से, एलसीएम क्या आएगा बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा।
अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, -2x प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराओ x और माइनस में क्या आ गया होगा 2x क्यूब, सॉरी 2x क्यूब नहीं, सिर्फ क्या x क्यूब। ऐसे ही तो बन रहा होगा। या भाई ऐसे एक काम करूं, इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो आप। यहाँ पर हमने, ठीक है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार तो हम इसको लिख देते हैं और फिर मैं आपको एक स्टेप यहीं पर दिखा देता हूँ। बच्चों अगर यहाँ -2x में से x माइनस होगा तो क्या बचा होगा बोलो, माइनस का क्या बचा होगा इन दोनों में से x, और माइनस में बताओ क्या चल रहा है x क्यूब चल रहा है, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा होगा बोलो 1 + x²। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, -x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक, और तो अंदर क्या बचा होगा 1 + x² और अपॉन में क्या 1 + x²। ये फिर से देखो, इन दोनों का एलसीएम 1 + x² आएगा, -2x ऐसे ही, ठीक है, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और यहाँ ये x क्यूब आ गया। अब मैंने इसी को आगे थोड़ा सॉल्व करके दिखाया है, कैसे, -2x में से x गया तो कितना बचा माइनस का x, और साथ में क्या चल रहा है x क्यूब, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस का x, और अंदर क्या बचेगा 1 + x²। तो 1 + x² से 1 + x², तो बताओ फाइनल सॉल्व होकर क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस का x। तो ये वाला पार्ट मैं आपके सामने दोनों के सॉल्व करके यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचता है 1, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है, ठीक। इसी तरह से बच्चों आपको ये वाला भी दिखाई देगा बड़े आसानी से। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1 + x², इस -x, देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ 1 + x², यहाँ पर क्या आएगा बताओ माइनस का x और माइनस क्या प्लस का x², ठीक है, x क्यूब सॉरी, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है 2x। अब 2x में से x माइनस करा दो, प्लस का x बचा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बचा होगा प्लस का x, ठीक। अब x कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे x, तो क्या बचा होगा 1 + x², और अपॉन में क्या चल रहा है इससे ये, तो सॉल्व होकर x बचा होगा। तो यहाँ पर आप फाइनली लिख लो कि जब इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा होगा x, और यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे ही रहा है 2x² में से x² माइनस होगा तो क्या x², ऊपर भी 1 + x² और नीचे एलसीएम भी 1 + x², 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, तो क्या बचा होगा 1। अच्छा 1 ऐसे ही, ठीक है, माइनस x हमने किसको माना था tan α/2 को, और यहाँ पर भी x हमने किसको माना था tan α/2 को। ये वाली जो आपकी साइड है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो जो हमने लास्ट इसकी कैलकुलेशन की थी और ये जो कैलकुलेशन की हैं, इन दोनों कैलकुलेशन में एक डिफरेंस है कि जब आप यहाँ जैसे सब्ट्रैक्ट करा लेते हो, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद ये मैट्रिक्स बची, ये का बचा, इसमें मल्टीप्लाई कराने से पहले ही tan α/2 को क्या लिख दो x लिख लो, ठीक है। फिर cos α के और sin α के फॉर्मूले की जो tan α/2 के टर्म में होते हैं उनकी जगह सब जगह x लिखते जाओ। अब इनको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान होगा। नंबर एक चीज़ ये, ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं tan को चेंज करूँ या cos के कौन से फॉर्मूले कहाँ रखूँ, कुछ भी नहीं, ठीक। बस आपको सिर्फ क्या बात इसमें देखनी पड़ेगी, सिर्फ ये कि जब यहाँ पर आप आओगे तो cos और sin को भी किस में चेंज कर लोगे tan α/2 में, बस। फिर इसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपका बड़े आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 30,000, देखो आपके पास ₹30,000 है, ठीक है, आप इसको 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है।
एक बॉन्ड का नाम मैं फर्स्ट टाइप रख देता हूं और दूसरे बॉन्ड का नाम मैं सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मैंने माना कि आपने 30,000 में से x रुपीज फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। कितने रुपीज बोलो? x रुपीज यहां पर लगा दिए होंगे। तो अब इसमें लगाने के लिए कितने रुपीज बचे होंगे आपके पास? बोलो 30,000 माइनस x, इतने रुपीज आप इसमें लगा सकते हो। समझ आ गई बात? अब वो ये कह रहा है कि पहला टाइप का जो बॉन्ड है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5% का। अगर आप पहले वाले में लगाओगे तो इस पर 5% का इंटरेस्ट आएगा और इस पर 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो कह रहा है इनकी मैट्रिक्स बनाओ, इनका मल्टीप्लिकेशन कराकर इंटरेस्ट निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, वैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा अगर मैं आपको बोलता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे आपको कभी परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालते हो? जैसे 5% निकालना है, मान लो आपको 100 रुपीज़, मान लो यहाँ पर हमने सपोज करो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लगाए होंगे एग्जाम्पल के लिए, तो उसका 5% आप कैसे निकालोगे बताओ? 5% मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या, ऐसे तो निकालोगे। तो अब हमें इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी जिसमें 5% का मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो? जितना हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है, और 7% का मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो? जितना हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है, और दोनों को मिलाकर टोटल इक्वल्स टू में हमारा जो भी टोटल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मान लो किसी बच्चे ने मैट्रिक्स बनाई पहले प्रिंसिपल की, जो रुपीज उसने लगाए हैं, किसी x फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितने रुपीज लगाए? x, और दूसरे वाले में कितना? 30,000 माइनस x। ये एक मैट्रिक्स बनाई। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है? 1/2 का है। ठीक है, 1/2 का है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी वाली जो मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा वो मस्ट है कि उसमें नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए? 2। ये बात आ रही है आपको समझना? तो इसलिए मैं अब मैट्रिक्स ऐसी ले लूंगा जिससे कि मेरा मल्टीप्लिकेशन हो पाए। और उसमें किसको लूंगा मैं? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट क्या है? 5%, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना? 100, और 7%, 7/100। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हमने ये बना ली, दूसरी ये बना ली। क्या सर ये जरूरी है कि इसको 1/2 का बनाए? नो नो, नॉट नेसेसरी। इसको आपने 2/1 का बनाया होता मैंने सर, तो फिर मैं इसको 1/2 का बनाता। अगर मैं मान लो इसको ऐसा बनाता तो फिर मैं इसको कैसा बनाता? ऐसा। बस मेरा टारगेट क्या है कि मेरे मल्टीप्लिकेशन जब हो रहे हो तो मेरा 5% किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो? x से, और 7% किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो? इससे। तभी तो मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा। मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना है? ₹1800। कितना है? ₹1800। ये बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा। 5 इसका मल्टीप्लाई कराओ, पहले x का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, कितना आएगा बोलो? x इंटू में 5/100 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें होगा, कितना आएगा? 30,000 माइनस x इंटू में क्या? 7/100। यही तो बनेगा अगर मल्टीप्लाई करा देंगे हम तो। और इक्वल्स टू में ये जो चल रहा है ये भी दरअसल क्या है? एक इंफॉर्मेशन ही तो है। 1800 क्या है हमारा? इंटरेस्ट। तो उसकी भी हमने एक मैट्रिक्स बना रखी है, ये 1800। अब आप इनको कंपेयर करा सकते हो बड़े आसानी से। ठीक, इनको आप कंपेयर कराओ तो सॉल्व कर सकते हो। क्या बनेगा बोलो? यहाँ पर आ जाएगा 5x अपॉन कितना? 100 प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दो, कितना बन जाएगा? 21, तो ये आएगा 40 और 7x, और अपॉन में क्या? यहाँ पर भी अपॉन में 100 लिख दूँ, और यहाँ पर भी अपॉन 100, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है बोलो? 1800। इस क्वांटिटी को आप लोगों को सॉल्व करना है और फिर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो यहाँ पर 2 0 तो कैंसिल कर देते हैं, ये वाले कर दिए। क्या बचा बोलो? 2100। अच्छा, 7x में से 5x माइनस हुआ, कितना बचा? -2x अपॉन 100, और इधर क्या चल रहा है बोलो? 1800 इसमें से लाकर माइनस कराओगे, कितना आएगा बोलो? 300, और ये 2x अपॉन 100 उधर ले जाओ। ठीक है, और इसके बाद 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम? 150, और 100 का इधर मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ गया? 15, पहले से एक 0 है और 2 0 और आ जाएंगे, 15,000 आ गया ना, ₹15,000।
ये हमने लगाए होंगे किस में, फर्स्ट बॉन्ड में। तो सेकंड वाले में कितने लगाए होंगे? 30,000 हाँ, फर्स्ट बॉन्ड का आंसर आया ₹15,000, ठीक है। और दूसरा सेकंड बॉन्ड में 30,000 चल रहा है ना, 30,000 माइनस 15,000 करोगे तो अगेन वो 15,000 ही आएगा। दूसरे वाले में भी कितना आएगा? अब एक बार कॉन्सेप्ट को समझो कि मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, ठीक है, ध्यान से समझो। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बोला था, मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो आंसर है, हमारे पास कोई डेटा है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है मैट्रिक्स। अब आपके पास एक डेटा है, क्या है कि किसी ने 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, एक में मान लो X रुपीज़ लगाए हैं, दूसरे में 30,000 माइनस X। इसमें उसे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, इसे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? तो एक टाइप की एंटिटी जो होती हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो एक टाइप की मैट्रिक्स में ही रखे जाएंगे। एक टाइप की मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये क्या है हमारा अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया, ये क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो हमने प्रिंसिपल जो या हमके जो हमारा अमाउंट है उसकी तो एक मैट्रिक्स बना ली ऐसे, ठीक। और दूसरी मैट्रिक्स हम किसकी बना रहे हैं, रेट की बना रहे हैं। अब केवल क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के माइंड में सिर्फ ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली मैट्रिक्स ऐसी बनाई जाएगी और ये वाली ऐसी बनाई जाएगी। क्या आंसर है आपके पास, बताओ। देखो सर, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट को रखने का सिर्फ क्या तरीका है, या तो आप ऐसे रखोगे, या तो आप ऐसे रखोगे, x ऐसे लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, 2 एलिमेंट के लिए 2 ही तो पॉसिबल ऑर्डर है। या तो आप 2 into 1 बनाओगे, या दूसरा क्या बना सकते हो, बोलो 1 into 2। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नो। 2 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 into 2 होता है या 2 into 1। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है रेट वाली मैट्रिक्स की। तो अगर मान लो आपने ये 2 into 1 का बनाया है और आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वही नंबर ऑफ रो उधर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हमने पढ़ा है। तो अब इस केस में रेट वाली जो बनेगी वो ऐसी बनानी पड़ेगी, 5/100 और 7/100। अब ये कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, बोलो 1 into 2 की, तभी तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। समझ आ रही है बात आपको? लेकिन नई मैट्रिक्स जो बन के तैयार होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, 2/2। लेकिन सर इधर तो आपके पास 2/2 का ऑर्डर है ही नहीं, तो बीच में इक्वल का साइन नहीं लगा पाओगे आप, बोलो हाँ या ना। लगा पाओगे क्या? अगर मैंने ये 2 into 1 की बनाई होती और वो 1 into 2 बना दी होती, तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की। इधर जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, बोलो 1800 जो लिखा हुआ है वो तो 1/1 है। तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो अब बचा क्या हमारे पास, यही तो बचा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि मैट्रिक्स पहले ऐसे ही क्यों लिखी गई और ये ऐसे क्यों? क्योंकि अब जो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 1 है। तो अब जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। वही हमें चाहिए, तभी हम इक्वेट कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक। फिर इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या करना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराओगे, 1800 के इक्वल रखोगे, सॉल्व करोगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आसान है, ठीक है। इसी में एक पार्ट और दे रखा है, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ क्या करना, यहाँ पर 1800 की जगह क्या लिख लेना, 2000। सब कुछ ऐसा ही लिखा रहने देना, सब ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पर 2000 लिख लेना और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ओके, तो ये बेसिकली हमें जो पहले जो डेटा गिवन है वो बुक्स के बारे में है, ठीक है। इसका मतलब एक मैट्रिक्स हमारी बुक्स की बनने वाली है। ओके, दूसरा आगे, देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ओके, मैट्रिक्स एल्जेब्रा में से कौन सा एल्जेब्रा यूज करोगे? तो आंसर है मल्टीप्लिकेशन। क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन यूज करना है? तो आंसर है, ये एक बुक है, ये एक बुक 10 रुपीज़ की आती है,
तो ऐसी 2 बुक कितने की आएंगी? तो 2 इंटू, तो आपने क्या कराया? मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या कराना होगा? मल्टीप्लिकेशन कराना होगा। यहाँ पर सिंगल डजन लिखा होता तो प्लस करवाते हैं। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए डेटा नहीं गिवन होता तो, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक मैट्रिक्स अपने लिए तैयार कर रहा हूँ जिसमें मुझे बुक्स बता रखी हैं, ठीक है। तो कितनी कितनी है बच्चों? 10 डजन, 8 डजन, 10 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन है बच्चों। तो डजन है तो एक डजन के लिए 12 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। एक डजन में 12 बुक हो गई, तो 10 डजन में कितनी हो गई? 120, ठीक है। दूसरा 8 डजन है तो मैं 8 इंटू 12 करके लिख देता हूँ यहाँ पर, इतनी बुक्स हैं ये। और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, तो 10 इंटू 12, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। फिर से सुनो, हमारे पास 3 तरह की बुक हैं। पहली है 10 डजन, तो कितनी हो गई? 120। आप चाहो तो सीधा 120 लिख लेना यहाँ पर। ऐसे ही दूसरी वाली 8 डजन है तो 8 इंटू 12 करके लिख दिया, फिर 10 डजन है, ठीक है। अब इनके रेस्पेक्टिवली जो प्राइस है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कितना कितना है वो लिख लेता हूँ। तो वो है हमारे पास 80, 60 एंड 40। 80, 60 एंड 40, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये तो समझ आ रहा है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर की है? तो आंसर है 1 इंटू 3 की। इसीलिए हमने जब ये मैट्रिक्स बनाई तो हमें पता था कि अगर उसमें नंबर ऑफ रो 3 होंगी तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स ली है, ओके। अब बच्चों सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा दो और आपके पास टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। टोटल अमाउंट, ठीक है। ये कितना आएगा? 120 मल्टीप्लाई बाय क्या? 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय क्या? 60 और 120 मल्टीप्लाई बाय क्या? 40। ये इस क्वांटिटी को आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए कितना बनना चाहिए? 20160, ठीक है। ये अमाउंट बना, यही अमाउंट मैं मैट्रिक्स को रुपीज़ में लिख देता हूँ, 20160, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, प्लस माइनस भी आप अपना करते रहोगे। हमें बेसिकली क्या देखना था? सिर्फ ये कि एक मैट्रिक्स हमारी बुक्स के लिए बनेगी, फिर दूसरी मैट्रिक्स हमारी प्राइस के लिए बनेगी, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों ध्यान दो, इधर एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ऑर्डर हमें गिवन है कितना? 2 इंटू n, ठीक है। एक हमें बच्चों वाई मैट्रिक्स गिवन है कितना? 3 इंटू k, ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक जेड मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर बताइए कितना है? 2 इंटू p। और एक W मैट्रिक्स गिवन है, कितना है उसका ऑर्डर? n इंटू 3। और एक P मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर कितना है? P इंटू K, ठीक है। यहाँ पर 21 क्वेश्चंस जो है लिखा हुआ है, उससे पहले इनके ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 21 और 22 के। क्या है? उसने बोला है कि P इंटू वाई और W इंटू वाई, इसके लिए इनमें से क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये उसने बोला हुआ है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, P इंटू वाई, सबसे पहले सिर्फ P इंटू वाई की बात कराऊँ। P मैट्रिक्स का ऑर्डर और मतलब P का मल्टीप्लाई Y से किया जा सके, इसके लिए क्या जरूरी है? तो आंसर है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने के लिए उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने के लिए ऑर्डर तो देखो सेम हो, ऑर्डर सेम होगा ये नेसेसरी नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है मान लो कोई एक और मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, तो इसका अगर मान लो 1 इंटू 3 है ऑर्डर, ठीक है, तो इसका मान लो 3 इंटू 2 है एग्जाम्पल के लिए,
तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। अब यही कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाने वाले हो, और जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो नया ऑर्डर होगा क्या, 1 into 2, ये पढ़ा था हमने, ठीक। तो यही इसमें मैं लगाने वाला हूँ, इसी को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो P इंटू वाई मान लो किया जा रहा है, तो P हमारे पास क्या है, P का ऑर्डर क्या है बोलो, P इंटू के है। अच्छा Y का ऑर्डर बताओ क्या है, 3 इंटू के है। तो बता सकते हो कि अगर P और Y मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई कराया जा रहा होगा तो तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब ये K किसके इक्वल होना चाहिए, ये समझ आया आपको, K किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, जैसे इसमें कर रहे थे आप। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो बच्चों हमें समझ आ गया, क्या रिजल्ट समझ आया कि अगर P इंटू वाई कराया जा रहा है तो K और 3 आपस में इक्वल होना चाहिए। ये रिजल्ट मैंने फटाफट से नोट कर लिया, ठीक है। और जो नई मैट्रिक्स बनी होगी उसका ऑर्डर क्या रहा होगा, P इंटू के। न्यू मैट्रिक्स जो बनी होगी वो P इंटू के, यानी जो PY मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, P इंटू के, PY मैट्रिक्स का जो आंसर आया होगा। ये समझ आ गया। अच्छा अब दूसरा, अब W इंटू वाई पर आइए। W बताइए कितना है, W इंटू वाई पर आइए। W कितना है, N इंटू 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और Y बताइए कितना है, 3 इंटू के। बताइए मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं, यस सर हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं, सेम है। अब जो W इंटू वाई है, ठीक है, W इंटू वाई है, उसका ऑर्डर क्या आ रहा होगा बताओ, N इंटू के, N इंटू के, ये निकल कर आ रहा होगा, ठीक है। अब ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से देखो, P मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया गया, तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता था जब ये इसका इस P के ऑर्डर और Y के ऑर्डर में से P का जो नंबर ऑफ कॉलम है और Y के जो नंबर ऑफ रो है वो आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो क्योंकि मल्टीप्लाई कराया गया है, इसलिए जो कंडीशन होनी चाहिए K इक्वल्स टू क्या, 3, और जो नया ऑर्डर होना चाहिए वो क्या, P इंटू के, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब W और Y पर आ जाओ। W का ऑर्डर है N इंटू 3, Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो दोनों ये नंबर सेम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रे सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। और जो नया ऑर्डर होगा वो क्या होगा, N इंटू के, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अच्छा ठीक, अब जो दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कब करा सकते हो आप, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन तो ये थी कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन एडिशन की क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसको 2x2 की मैट्रिक्स के साथ ही ऐड किया जा सकता है, यही तो हुआ, तो इक्वल होता है इसका मतलब ऑर्डर। अब यहां पर जो PY मैट्रिक्स है और WY मैट्रिक्स है उन्हें ऐड करा दिया गया। अगर ऐड करा दिया गया तो इसका मतलब जो PY का फाइनल ऑर्डर था और जो WY का जो फाइनल ऑर्डर था वो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। अब बच्चों देखना ध्यान से, K किसके इक्वल है, K के, तो बताइए P किसके इक्वल हुआ, तो PY प्लस WY करने के लिए क्या कंडीशन आपने निकाली, तो आंसर है K किसके इक्वल होना चाहिए और P किसके इक्वल होना चाहिए। ऐसा कोई आंसर आपको दिखा क्या, यस, हाँ हमें A ऑप्शन दिखता है और ये हमारा आंसर बन जाएगा। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो पहले, इनके ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने एक रिजल्ट निकाल लिया कि K इक्वल्स टू 3 रहा होगा। अच्छा, इनमें पहले से ये इक्वल दे रखा है, तो जो नया ऑर्डर रहा होगा वो क्या, N इंटू के, और इसमें जो नया ऑर्डर रहा होगा वो क्या, P इंटू के, ठीक। अब क्योंकि इनके बीच में एडिशन का साइन है तो PY का फाइनल ऑर्डर और WY का जो फाइनल ऑर्डर है वो अगर ऐड किए जा रहे हैं तो दोनों के ऑर्डर आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से ये रिजल्ट पता चल रहा है कि P और N आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, मैं एक बार फिर से बच्चों लिख रहा हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स हैं जिनके कुछ ऑर्डर गिवन है। X मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/n का, Y मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना, 3 इंटू के, और Z मैट्रिक्स का कितना है, 2 इंटू P, ठीक है। और इसके बाद W का कितना है, N इंटू 3, ठीक है। और P मैट्रिक्स का कितना है, P इंटू के, ओके, ये ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, वो कह रहा है कि इफ़
n और p आपस में इक्वल हैं तो 7x माइनस 5z ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होता होगा? 7x माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता होगा, ये हमें निकाल कर देना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये मैंने 7 ऐसे ही लिखा। x जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू n, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है? तो आंसर है नो, नहीं होगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है? जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 2 1 3 कुछ भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो नई मैट्रिक्स जो आएगी वो कितना आएगा बोलो? 8 4 8 और 12 ऐसा। क्या ऑर्डर चेंज हुआ? नहीं हुआ। अभी भी ये कितने ऑर्डर की है और अभी भी कितने ऑर्डर की है, यानी कि आगे जो 7 लिखा हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर हम ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले माइनस 5 इंटू जेड और लिख लेता हूँ मैं। जेड का ऑर्डर मेरे पास क्या है? 2 इंटू पी। तो 7 इंटू कराएंगे तब भी हमारे ऑर्डर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 2 इंटू एन यही रहेगा, माइनस 2 इंटू पी ये यही रहेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, जब भी हम दो मैट्रिक्स को बच्चों क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो क्या होना मस्ट है? ऑर्डर सेम होना। ठीक है, ऑर्डर सेम होना मस्ट है। तो वो क्वेश्चन में उसने क्या बोला? एन और पी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। अब ध्यान से देखना, 2 इंटू एन ऐसे ही, ठीक है, माइनस 2 इंटू पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन, क्योंकि वो आपस में कैसे हैं? इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों ऑर्डर कैसे हो गए? सेम। इस ऑर्डर की मैट्रिक्स में से इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स माइनस की जाएगी तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? सेम इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा बोलो? 2 इंटू एन। दिस इज द फाइनल आंसर। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में से 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स माइनस कराओगे तो आंसर जो आएगा वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 2/2 की। तो मैंने ये ऑर्डर की फॉर्म में लिख दिया, ये मैट्रिक्स नहीं लिखी है। क्या लिखा है? ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में से इस ऑर्डर को माइनस कराओगे तो यही ऑर्डर बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए। है क्या कोई ऑप्शन? यस, बी है ना, बी करेक्ट आंसर है इसका, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक। ठीक है।